बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर एंड आफ्टर गेटिंग सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस फ्रॉम आवर प्रीवियस वीडियो, मैं आज आया हूं अपने मेंटोर मियां अली हैदर साहब के पास टू डिस्कस ऑन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, we are getting overwhelming response from our audience. अल्हम्दुलिल्लाह। Videos are spreading like a fire in a jungle. और हर लोग, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान, चाहे वो वकील हैं या एक जनरल पब्लिक है, वो इससे बड़ी मुस्तफ़ीद हो रही है. सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड एंड माई थैंक्स टू यू for your valuable and precious time. I was not really expecting it because लीगल कम्युनिटी बहुत नीश वो मार्केट है, बट सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि लोग सीखना चाहते हैं और लोग सुनना चाहते हैं, और जितनी व्यूअरशिप आई है इट्स रियली ओवरवेलमिंग एंड आई एम थ्रिल्ड टू मेक मोर वीडियोस फॉर देम एज मच एज आई कैन. Definitely, sir. It will be an honor for me to host the video session. Sir, coming to the topic of today's video, हमने अपनी previous videos में एक चीज़ डिस्कशन की थी, that stakeholders of criminal administration of justice. Very recently कुछ न्यूज़ सुनने के बाद मेरे जहन में एक टॉपिक आया कि इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है, एक स्टेक होल्डर है, डेट इज़ द पुलिस. ओह यस. कि हर मामले को जब भी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात आएगी, पुलिस विल बी देयर. बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा स्टेक होल्डर बन गया है जिससे बात करते हुए भी डरते हैं. वकला हजरात भी कम ही मैंने देखा है जो थानों में जाते हो, लेकिन जो आम बंदा है, जो मुदई है या जो मुलजिम है, उनकी तो बात ही बिल्कुल अलग है. एंड देन देर आर स्काई रॉकेटिंग नंबर ऑफ केसेस जिसमें पता चलता है कि पुलिस ने तशद्दुद कर दिया. आपकी वीडियो से सुनने को मिलता है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना है. ऐसे ही ये तो पकड़ के बंदा लताड़ देते हैं. तो ये क्या सिचुएशन चल रही है और कैसे डील किया जाए इसके साथ? अच्छा विशाल, आई नो वेयर यू गेटिंग टू, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, वो कहते हैं जी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. जब आप पुलिस के साथ डील करते हैं तो आपको अपने राइट्स का, अपनी ऑब्लिगेशंस का, ड्यूटीज़ का, इन सब का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. हैविंग सेड दैट, जिस तरह मैं अक्सर अपने लेक्चर्स के अंदर जस्टिस फजल करीम साहब को बेशुमार कई दफ़ा कोट किया है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल स्टेक होल्डर्स वो जिसको रेफर करते हैं, दैट इज़ पुलिस. बिकॉज पुलिस इज़ द इंस्टीट्यूशन विच कम्स एट द टाइम ऑफ अक्रंस. सबसे पहले they are the ones who get the information regarding the commission of the cognizable offence. They are the ones who has to lodge the FIR under section 154. They are the ones जिन्होंने आगे collection of evidence करनी है. अच्छा, जब आप इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर चलते हैं तो ये बात बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं होगी तो एक प्रोसिक्यूटर के लिए अदालत के अंदर उसकी प्रेजेंटेशन उतनी ही मुश्किल होगी, और वो अल्टीमेटली आपके कन्विक्शन रेट को जाके जो है ना वो हिट करेगी. ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो पुलिस का काम, और पुलिस ने ही एविडेंस कलेक्ट करनी है. अच्छा, इस कलेक्शन ऑफ एविडेंस के अंदर बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं. समटाइम्स इंटेंशनली होती होंगी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनइंटेंशनली भी होती होंगी, और मैं लीवरेज दे रहा हूँ अनइंटेंशनली को कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं भी होती होंगी. बट बतौर फौजदारी वकील, I have encountered many a times representing the accused or the complainant that there is a kind of harassment, there is a kind of torture, there is a kind of pressure coming on my party from the officers which are not performing their duties the way they should have been performing their duties. अगर आप इसकी legislative framework देखें तो हमारे यहाँ कुछ आइन के आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, और एक फौजदारी वकील को उन आर्टिकल की अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए. आर्टिकल 4, आर्टिकल 19,
आर्टिकल 25, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी फौजदारी क्रिमिनल लीगल प्रैक्टिस के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे मैं आई मस्ट कोट इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक जज गुजरे हैं, जस्टिस कृष्णा आयर। इंडिया के अंदर उन्होंने क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे बड़ी बड़ी कमाल जजमेंट्स हैं उनकी। और अगर इफ आई मे से कि बिलखसूस मुल्जमान के जो राइट्स के बारे में जो जजमेंट्स हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर इज द अथॉरिटी इन दैट। उन्होंने आर्टिकल 4 के बारे में कहा था कि इट इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह आर्टिकल 9 जो है आपका राइट टू लाइफ, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल और आर्टिकल 10, मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 10 जो है ना, ये बाय प्रोडक्ट है एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का केस है, मिरिंडा वर्सेस एरिजोना। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा एक स्ट्रक्चर ले डाउन किया था कि जब आपने किसी बंदे को अरेस्ट करना है तो उसको प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आपने उसको कॉशन देना है, आपने उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देनी है, आपने अपने वेयर अबाउट्स बताने, हु आर यू, व्हाई यू आर अरेस्टिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमारा आर्टिकल 10 भी उसी की बाय प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ बिलखसूस जब आप डिफेंस साइड की वकालत करते हैं तो आपकी जो आर्टिकल 14 है वो बहुत रोल प्ले करता है, डिग्निटी ऑफ अ मैन, कि यस आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा है बट इट्स जस्ट एन एलिगेशन विच इज येट टू बी प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, सो आई शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू मैल ट्रीटमेंट अनलेस एंड अनटिल proven, and if it's proven then only in accordance with law, and that's the responsibility of the state. So you mean to say कि मुल्ज़िमान की भी डिग्निटी? Oh yes, आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2 कहता है ये बात है। वो ये कहता है कि आप किसी भी बंदे को सब्जेक्ट टू टॉर्चर नहीं कर सकते, और हमारे यहां क्या मुद्दई टॉर्चर के अंदर आता है? यस, उसकी पेन्स वगैरह होती हैं, लेकिन जिसको पुलिस ने पकड़ लिया असल तो टॉर्चर के ज़मरे में वो आता है। वन ऑफ द केसेस व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट अ केस, एक लॉ मेरी नजर से गुजरा, और इस लॉ को पास हुए हुए नवंबर में पूरा 1 साल हो जाएगा। ये लॉ है, ये कहता है जी, टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट ऑफ 2022। मैं रिकमेंड करता हूं हर फौजदारी वकालत करने वाले को कि ये इस लॉ को पढ़े, और उसको अंदाजा हो जाएगा कि जो पुलिस की टीदिंग पावर्स थी उनके साथ आपकी लेजिस्लेचर ने किया क्या। हम इस लॉ को बनाने में इंडिया से भी एक हाथ आगे चले गए। तो ये लॉ जो है ये कहता है, और इसकी कुछ निटी-ग्रिटीज के अंदर चलते हैं, ये सबसे पहले आपको बताता है कस्टडी क्या चीज है। सेक्शन 2 क्लॉज F के अंदर इट सेज all situations where a person is detained or deprived of his liberty by any person, including a public official or by any other person working in an official capacity, irrespective of legality, nature and any place of such detention. और explanation 1 के अंदर और explanation के अंदर 2 के अंदर it goes further elaborating the scenarios कि किन किन सिनेरियोज के अंदर कस्टडी के ज़मरे में आ जाता है। ओके, फेयर इनफ। ये सिर्फ पुलिस से रिलेटेड नहीं है। व्हेन आई से पुलिस, तो इसके सेक्शन 2M के अंदर उन्होंने पब्लिक ऑफिशियल डिफाइन किया हुआ है, और अगर आप उसको देखें तो वो ये कहता है कि जहां पे भी कन्फाइनमेंट हो सकती है, सो तमाम के तमाम पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो इस लॉ का डोमेन है। सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप पुलिस को नहीं कह सकते। ये आपको बताता है कि अगर आप कस्टडी में हैं, जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो ऑल सिचुएशंस की बात करता है, ये आपको क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की तारीफ देता है कि कौन कौन से सिनेरियोज में क्या क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होगा, और उन सिनेरियोज में आप करेंगे क्या। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो हमारे यहां इनकाउंटर के जुमरे के अंदर लाके आप किसी भी बंदे को फड़का देते हैं कि जी इनकाउंटर हो गया, नामालूम एफआईआर दी, हम इस मुल्जमान इश्तिहारियों के ताकुब में जा रहे थे कि इन्होंने हम पे आगे से फायरिंग कर दी और जिसके जवाबी हमले में ये मारे गए। उसके लिए इन्होंने कस्टोडियल डेथ को डिफाइन किया सेक्शन 2H के अंदर। ये बताते हैं कस्टोडियल डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ पर्सन व्हाइल इन कस्टडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली caused by and attributable to acts of torture committed upon the deceased while in custody.
कस्टडी की वो डेफिनेशन। यस, जो मैंने अभी आपके सामने पहले पढ़ी है। सर कस्टडी लॉ, हमारी जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कस्टडी सिर्फ फॉर्मल अरेस्ट नहीं है, किसी बंदे के कॉर्पस को कंट्रोल करना भी कस्टडी के जुमरे में आता है बाय अ पब्लिक ऑफिसर। यस, यानी अगर मैं किसी रोड पे जा रहा हूं और मुझे पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया है तो बाय डेफिनेशन मुझे मेरे कॉर्पस को उस वक्त उस पब्लिक ऑफिसर ने कंट्रोल कर लिया। सो मेरी बेशक फॉर्मल अरेस्ट ना पड़े पर उस टाइम के अंदर आई एम अंडर द कस्टडी, अंडर द कस्टडी। मतलब इसके लिए आपका फॉर्मल अरेस्ट होना जरूरी है। नो, नॉट दैट्स व्हाट द डेफिनेशन सेज। दैट हमें तो आज तक यही पता था कि कस्टडी के लिए जरूरी है फॉर्मल अरेस्ट, डालनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का वर्ड एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन गिवन बाय द लेजिस्लेचर। ओके, फेयर इनफ। सो इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर वो 1 और 2 के अंदर सिनेरियोज बताते हैं, किन किन सिनेरियोज में क्या क्या कस्टोडियल डेथ के जुमरे में आ जाता है। तो इसलिए मैं जरा आपको पढ़ भी देता हूं। ये कहते हैं कस्टोडियल डेथ इंक्लूड्स occurring in a police, private or medical premises, in a public place or in a police or other vehicle or in a jail. It includes death occurring while a person is being arrested or taken into detention or being questioned. That also includes a custodial death. और इसकी एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर तो एक कमाल ही कर दिया आपकी लेजिस्लेचर ने। उन्होंने कहा है कि अगर आप सब्जेक्ट टू सम कस्टडी थे और आपके ऊपर टॉर्चर किया गया, बट समहाउ वन वे और दी अदर, जिस तरह हम हेबियस कॉर्पस की पिटिशन के अंदर वो कॉर्पस रिलीज करवाते हैं और आपके ऊपर टॉर्चर किया गया और सब्सिक्वेंटली यू डाइड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्चर, दैट पब्लिक ऑफिशियल will also be accountable and it will also be termed as a custodial death. That's what the explanation 2 says. इवन आफ्टर कि आप उसकी कस्टडी से रिलीज हो गए। मैं आपकी ऑडियंस के लिए एक आसान सिनेरियो बना देता हूं। एक वकूआ हुआ, वकूए के अंदर आपने किसी को जख्मी कर दिया, उसमें बंदे मजरूब हो गए। 2 दिन बाद वो बंदे उस इंजरीज को दे सकम टू दोज इंजरीज और 2 दिन बाद मरे। जब वकूआ हुआ तो आपने FIR 324 की दर्ज करवाई, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो बंदा जब मर गया और कॉज ऑफ डेथ वो वाली इंजरी थी जो आपने उसको कॉज की थी 2 दिन पहले, तो उसी वक्त तफ्तीशी ऑफिसर जो होता है वो 324 हजफ करके 302 ईजाद कर देता है, एडिशन डिलीशन कर देता है। तो इसी तरह अगर किसी बंदे पे किसी पब्लिक ऑफिशियल ने कोई कस्टोडियल टॉर्चर किया है एंड सब्सिक्वेंटली ही डाइड, तो उस पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का जो केस बनेगा, जो भी बनेगा। बट सर, टू ऑल ड्यू एप्रिसिएशन टू दिस लॉ, बात तो एंड पे वही आ जाएगी कि अगर पुलिस ने ही अपना किसी को मारा है और खुद एहतसाबी में बढ़ जाएगी तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। यानी आप इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में लेके जा रहे हैं सर। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियंस को लोग बुरा भला कहते हैं, बट लेजिस्लेचर इन इट्स विजडम, एंड द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर इज द वन विच इज इंटरप्रेटेड बाय द ऑनरेबल जजेस व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लॉ। इसी लॉ के अंदर उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स दी हैं, दे आर गिवन टू फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FIA. Now, if there is a case of custodial torture, custodial death, police is not competent to investigate that matter. That will be investigated by the agency which is defined in this law, and the very first word, Section 2, Clause A says agency means the Federal Investigating Agency constituted under the Federal Investigation Act of 1974. So the police, how can be a judge of his own cause? They cannot be. If I am in the police custody and they have caused a torture on me, they have treated me not in accordance with law, they have violated the dignity of a man, I have been subjected to torture, should they be investigating that matter? No, not at all.
So the agency is the FIA now. So FIA is going to be investigating the mechanism. Further, इसके अंदर सर सिर्फ डेथ और टॉर्चर नहीं है, इसके अंदर वुमेन प्रोटेक्शन भी इनकॉर्पोरेट की गई है, एंड दैट इज इन शेप ऑफ custodial rape as well, which is defined in section 2 clause I, means and includes any person taking advantage of his position and committing a rape or sexual abuse on a person in his custody or in the custody of a public official subordinate to him. So यही सिनेरियोज है ना, यही केसेस हैं जो हम देखते हैं अपनी जजमेंट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर, हाई कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर, कि ड्यूरिंग कस्टडी आपने मुल्जमान की डेथ भी होती है, ड्यूरिंग कस्टडी टॉर्चर भी किया जाता है, और ड्यूरिंग कस्टडी रेप भी कमिट किया जाता है, यानी सेक्सुअल असॉल्ट भी किया जाता है. सो इन तीनों चीजों को केटर किया गया. सर ये जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, ये कन्वेंशन तो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो अब हम उस कन्वेंशन का एक बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स इन 2022 एज पर योर से, तो इतना वक्त क्यों लग जाता है हमें किसी कन्वेंशन का सिग्नेटरी होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? डोंट यू थिंक इस पूरे असना में कितना वक्त गुजर गया, कितने टॉर्चर के केसेस आ चुके होंगे? I don't have a precise answer to that, but I must play my role being a naive that देर आयत दुरुस्त आयत, जब भी किया लेकिन सही किया. सर अभी जिस तरह आपने इसकी लीगल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन किया है एज अ न्यू एंट्रेंट इन द क्रिमिनल लिटिगेशन, आई बिलीव कि मेरी वकालत में तो बड़ा सपोर्ट करेगा कि मैं अपने क्लाइंट को बोलूं कि भाई तुम्हें कोई हाथ भी लगाए तुमने बता देना, इनकी ऐसी की तैसी FIA पकड़ लेगी. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 साल से ये कानून बना हो और किसी को पता भी नहीं चला? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके अंदर जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, सेक्शन 5 है इसका, जो कि इन्वेस्टिगेशन के हेड को डील करता है कि हु इज गोइंग टू बी एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड. उसके अंदर उन्होंने एक चीज सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 की प्रोवाइजो के अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक आपके पास FIA तो है ही है, लेकिन FIA के साथ एक सुपरवाइजरी रोल दिया है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, विच इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द 2012 एक्ट. और उस प्रोवाइजो में कहते हैं, प्रोवाइडेड द एजेंसी शैल इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब यानी इस लॉ को रिसर्च कर रहा था, आई वेंट टू देयर वेबसाइट कि मैं जाके देखूं ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन्होंने अभी तक किया क्या, और आई हैव गॉन थ्रू देयर लेजिस्लेशन. अगर आप इनके 2012 के एक्ट के सेक्शन 9 को देखें ना, बहुत कमाल का सेक्शन है. वो ये कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये हर उस मुकदमे में जहां पे दे फील के वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है, दे शुड बिकम अ पार्टी टू इट. दे आर इवन एंटाइटल्ड टू फाइल द एप्लीकेशन टू बिकम अ पार्टी. अच्छा, वैसे फौजदारी वकालत में तो है? यस, बिल्कुल भी नहीं, बट इट्स अ स्पेशल लॉ, इट्स अ स्पेशल लॉ. ये 110 की दरखास्त दीवानी वकालत में होती है, फौजदारी में नहीं होती, बट इट्स अ स्पेशल लॉ. और इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर 3-4 कोई केसेस भी डाले हुए हैं, जिसके अंदर ये जाके पार्टी भी बने, विटनेसेस से भी मिले, और लोगों के साथ भी मिले, यानी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर. और इनके पास सो मोटो पावर्स भी हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की. चैप्टर 4 इनके एक्ट का देखें तो इनके पास अपनी पावर्स भी हैं. बट ये 2012 का लॉ था इनका एक्ट. हमारे पास जो ये लॉ है 2022 का, और इस लॉ का ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर? एवरी अदर लेजिस्लेशन. ओवरराइडिंग इफेक्ट है व्हेन इट कम्स टू टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल रेप एंड सो ऑन सो फोर्थ. हमारे यहां नॉर्मली जब आप किसी फौजदारी केस के अंदर, बिलखुसूस 302 के अंदर या हर्ट के केसेस के अंदर वकील होते हैं मुल्जिम साइड से, तो मुल्जमान आपके साथ ड्यूरिंग रिमांड स्टेज, अगर अरेस्ट हो गए, रिमांड स्टेज कंप्लेंट करते हैं, सर पुलिस वाला ने बड़ा कुटिया, बड़ा रन्ना फेरिया, उन्होंने लम्बे पा के लित्तर मारे ना. और आप जब अदालत में उनको देखते भी थे तो समटाइम्स आपको लगता भी था कि पुलिस वालों ने बहुत मारा होता था, उनका पूरा जिस्म जो उन्होंने छलनी किया होता था,
वो लितर पोला फेर फेर के और डंडे मार मार के। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देते थे और उसका मेडिकल वगैरह करवाया जाता था। बट इस लॉ ने एक बड़ी कमाल की चीज़ कर दी, एंड दैट इज सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 के अंदर। वो कहता है इफ एट एनी टाइम इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ग्रांट ऑफ फिजिकल रिमांड, जो कि हम एनकाउंटर करते थे, अंडर द कोड द मैजिस्ट्रेट हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट the offense under this act is committed or a complaint of torture is lodged by the person in custody, he shall order a medical examination, जो अब तक होता रहा है, बट उसके बाद क्या होगा, and if the results of such examination reveal infliction of torture, he shall notify the agency to investigate such offenses. वो उसी वक्त एफआईए को नोटिफाई करेगा कि ये इस केस के अंदर इस बंदे के साथ टॉर्चर हुआ है, इस बंदे के साथ कस्टोडियल रेप हुआ है, फौरन से पहले इस मामले के अंदर इसकी इंक्वायरी की जाए। और यहां पे जो आपके एफआईए रूल्स हैं 2002 के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें रूल 3, 4, 5, 6, 7 they are very important because वो it gives you a detailed mechanism how to investigate और ये वो सारा कुछ। so इस वजह से that is very important कि मैजिस्ट्रेट को पावर्स दे दी। अच्छा, ये तो आपके पास एक आ गई रेमेडियल सेक्शंस के, अगर टॉर्चर हुआ, अगर डेथ हुई, अगर रेप हुआ तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। बट पनिशमेंट की बात आपने नहीं की। once or if is subjected to torture, degrading inhuman treatment, custodial rape, custodial death, the punishment is going to be the same. If you have caused the custodial death, you will be prosecuted under section 302. Yes, if you have caused the hurt, you will be prosecuted under the relevant section of hurt 337 chapter 16 के अंदर जो provided है। एंड सेम गोज फॉर द रेप, सेम पनिशमेंट है। अच्छा, एक ये चीज, एक और बड़ी अनकन्वेंशनल चीज की इस लॉ ने, एंड दैट इज विद रेफरेंस टू कन्फेशन, कि अगर आपने अदालत के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट मुल्जम की या किसी की भी पेश की जो कि टॉर्चर, इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट के बाद होगी, वो इनएडमिसिबल है। और वो ऑलरेडी हमारा कानून शहादत कहता है कि स्टेटमेंट बिफोर पुलिस इज इनएडमिसिबल एज लॉन्ग एज इट्स अ कन्फेशन, इट्स इनएडमिसिबल। बट अगर आपने कोई ऐसी कन्फेशन ली किसी की जो साबित हुआ टॉर्चर के बाद है, तो फिर उसको एडमिसिबिलिटी अवेलेबल है अगेंस्ट यू द पुलिस, स्टेटमेंट को एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो इनएडमिसिबल, अदरवाइज तो पुलिस के सामने आपकी कन्फेशन इनएडमिसिबल है। लेकिन यह साबित हो जाए कि आपने ये कन्फेशन थ्रू टॉर्चर ली है, तो फिर उसकी एडमिसिबिलिटी अगेंस्ट द पर्सन, पब्लिक ऑफिसर जिसको आपने प्रोसिक्यूट करना है। दैट्स व्हाट द लॉ। यस, आई मस्ट से ये सही है गलत है, दैट्स नॉट आवर जॉब। दिस इज द जॉब टू बी डिसाइडेड, which was decided by the legislature already. This is a kind of a thing which needs the interpretation, but as of now what the law says is something which I'm elaborating in front of you. सर, जिस तरह आपने भी बताया कि इतना अगर लीथल किस्म की लेजिस्लेशन बना दी है, इन फोर्स है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी डेली प्रैक्टिस में आज तक हमने देखा नहीं। गुजरांवाला के एक मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन फाइल होती है कस्टोडियल टॉर्चर की। उन्होंने ये एक केस, गुजरांवाला के एक मैजिस्ट्रेट साहब ने, नाम लेना बेहतर नहीं है बिकॉज जजेस को सैंक्टिटी अटैच होती है, सो आई एम जस्ट पुटिंग द डेजिग्नेशन इन ऑर्डर। और उन्होंने ये मामला एफआईए को भेजा। हमारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक मैटर टेकअप किया हुआ है जिसके अंदर जजमेंट इज येट टू कम, और हम एक फॉलो अप वीडियो लाजमी करेंगे व्हाट द जजमेंट सेज। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं व्हाट आई सी एज अ कैपिटल डिफेंस लॉयर, व्हाट आई सी इन दिस लॉ, दैट उनकी टीथिंग पावर जो है वो बिल्कुल निकाल ली गई है। तो यस, एज ऑफ नाउ, एज पर दिस लॉ, they have no authority at all, so except to give respect, either he is accused of a rape,
either he is accused of a 302 case, either he is accused of any other offense, because accused is not a convict person. The evidence is yet to come. Compounding may take place during the course of, trial. So this is yet to be decided. But what the law says, that you cannot treat someone degradingly, you cannot torture a person under custody. जब एनकाउंटर होता है पुलिस से, तो ये समझने में आती है इनकी साइकोलॉजी, बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. They believe, and I personally felt that they believe that it is their prime duty to extract the truth. वो अब किस मेथडोलॉजी से निकाला जाता है, they have become the torture apologists in a sense. They say कि भाई हमने जस्टिस डिलीवर करना है, हमने मुद्दई को भी खुश करना है, हमने इससे बात निकलवानी है, तो बड़ी डीठ हड्डी का है, जब तक इसको दो छित्तर नहीं मारेंगे तो बोलेगा नहीं. तो ये उनकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है कि ये करेंगे तो लोग सच बोलेंगे. अच्छा विशाल, 2-3 एंगल है आपके सवाल के. देखो बात सुनो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कन्फेशन जो है ना, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, सो आई विल नॉट गो इन डिटेल कि कन्फेशन है क्या. दुनिया बहुत तेजी से रिफॉर्म कर रही है और कर चुकी है. वी आर कीपिंग अप द पेस. हमारे यहां भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. स्पेशली आपके पुलिस डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइज क्राइम जो विंग है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करता है. मेरा यहाँ पे एज अ लॉयर जो सबमिशन है वो ये है कि किसी भी बात को मार के टॉर्चर करके मनवा लेने की लीगल वैल्यू कोई नहीं है. मुझे एक बात बताओ ना, एक बंदा, बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि उसने जाते ही कहा जी हाँ मैं कीता सी ये काम. वाई ही सेड दैट? बिकॉज उसे डर है कि मुझे मारेंगे. अब ये परसेप्शन है, रियलिटी है. लेट्स लीव इट टू द केस टू केस हाउ इट हैपेंस. आपकी इस बात का जो जवाब बनेगा वो ये बनेगा, वी हैव टू सी केस टू केस. बहुत सारे केसेस में ज्यादती होती है, बहुत सारे केसेस के अंदर सम टाइम पुलिस ने एक्चुअल कल्प्रेट को भी पकड़ लिया होता है. बट उसके लिए ज्यादा जरूरी है आप ऐसी शहादत अदालत के अंदर इकट्ठी करके प्रेजेंट करें जो कोजेंट हो, जो प्लॉजिबल हो, जिसकी परसुएसिव वैल्यू, जिसकी प्रोबेटिव वैल्यू. आप मार के उसे कन्फेशन करवा लेंगे, आप मार के टॉर्चर करके कोई भी आप उसे रिकवरी वगैरह करवा लेंगे, येट वो तो corroborative पीस ऑफ एविडेंस है, मटीरियल एविडेंस तो वो फिर भी नहीं है. मैं एक टीवी सीरीज है लाई टू मी, मैं अक्सर जब किसी ट्रेनिंग वगैरह पे जाऊं तो वो मैं उसका लाजमी सजेस्ट करता हूं कि उसको देखें. उसके अंदर वो जो डिटेक्टिव होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन से इंटेरोगेट करता है, और जिसकी हमारे पुलिस रूल्स के अंदर भी इजाज़त है, और उसके बाद और भी डिफरेंट लेजिस्लेशन है जो इस चीज़ को डील करती हैं. बट इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉर्चर करना पड़े. अच्छा सर, अभी आपने ट्रेनिंग की बात की, एंड वी आर अवेयर दैट यू आर अ विविड ट्रेनर टू द पुलिस डिपार्टमेंट एज वेल. आप जाके इनको ट्रेन भी करवाते हैं. इसी से एक सवाल जनरेट होता है दैट पाकिस्तान इज ऑलरेडी एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री. हर दूसरे दिन यहाँ पे कोई ना कोई कानून बन जाता है, पता नहीं चलता. आप जैसे दिग्गज किस्म के ट्रेनर भी इनको समझाते हैं, लेकिन रवैया तो फिर भी वही है. नहीं विशाल, मैं आपको बताऊं, देखो किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वकील हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे आपके पुलिस ऑफिशियल्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, आप इंस्टीट्यूशन को एज अ होल गलत नहीं कह सकते. अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हों, चाहे पुलिस वाले हों. और मैं इस बात से भी थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, पाकिस्तान बिल्कुल भी ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री नहीं है. और इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यूके का टेररिज्म एक्ट उठा के देखें, हर 2 साल बाद अपडेट हुआ है. मौला अली सरकार का कॉल है कि रियासत मजहब के बगैर चल सकती है, लेकिन रियासत कानून, इंसाफ, अदल के बगैर नहीं चल सकती. सो इस वजह से जो आपका कानून है, कवानीन है, ये आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके मुल्क के अदारों को और उसके सब्जेक्ट्स को, जिसमें हम आप सब मौजूद हैं, उनको बांध के रखता है. सो ये लेजिस्लेशन इज देयर. अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम, इसकी इंटरप्रिटेशन का काम हमारी अदलिया का काम है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे इम्प्लीमेंटेशन से एक बात आती है, दो आपने वीडियो के शुरू में एक बात बोली, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन नो एक्सक्यूज. हम एक जनरल पब्लिक से या इन पुलिस ऑफिशियल से जिन्होंने पूरा दिन फील्ड में रहना है या पूरा दिन काम करना है,
कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको भी इस कानून का पता हो? क्या ये ड्यूटी रियासत पे नहीं आती कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि सबको इस कानून का पता होना चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया विशाल। इस सेक्शन का सेक्शन 18 आपके सवाल का जवाब है। सेक्शन 18 इसका ये कहता है कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेजिस्लेचर जो है आपकी, उसने लॉ बना दी है विच फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिसको डिफाइन करता है सेक्शन 18, ड्यूटीज ऑफ अ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट शैल टेक ऑल मेजर्स to ensure that the provisions of this act are given wide publicity through media on the issues addressed in this act. Have you seen any ad in any channel on the TV you see on your cable about this law? The answer is no. The second important phase is the relevant public officials are given periodic sensitization and awareness training on the issue addressed in this act. And I'm telling you, when I was assisting the court on this legislation, a senior police official confessed in a court of law, sir, हमें तो पता ही नहीं law exist करता है. Because they are not the ones who made the law. It's the legislature. It's the legislature. What they have done so far? Nothing. तो अगर आपके मुताबिक इट्स अ वेरी रीसेंट केस वेयर यू वर असिस्टिंग द कोर्ट और उन एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल ये बात कह रहे हैं कि मुझे तो इस कानून का पता नहीं, सो वी कैन अज्यूम कि इसकी इंप्लीमेंटेशन तो कुछ नहीं हो रही। नॉट एट ऑल सर, नॉट अ सिंगल केस रिपोर्टेड सो फार। मैंने आपको बताया ना कि गुजरांवाला का अप्रैल 2023 के अंदर एक केस भेजा गया। अब आई डोंट नो उसमें हुआ क्या आगे से, बिकॉज वी आर नॉट द पार्टी इन दैट केस, बट हुआ। अगर आप इनके स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें पुलिस डिपार्टमेंट के, तो समवेयर अराउंड इस लेजिस्लेशन के बाद को 500-600 तो इनकाउंटर हैं इनके इस लेजिस्लेशन के बाद। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट आपको वर्ड ऑफ माउथ से ही पता चलता है ना, यानी आप वकालत करते हैं तो आपको पता चलता रहता है। तो 500-600 तो इनके तकरीबन इनकाउंटर्स हैं। क्या बना उन केसेस का? तो इसका फायदा क्या हुआ जब आप कहते हैं कि हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाट्स द बेनिफिट? वेरी गुड। इसमें कैलसनेस, इसमें इग्नोरेंस कुछ लोगों की है। सबसे पहले मैं ये कहता हूं NCHR इज रिस्पॉन्सिबल, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा, यही लॉ आप यानी कहने को यू कैन आर्ग्यू ऑन एंड ऑन एंड ऑन अगेंस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट। भाई मुद्दई तो खड़ा करें। मेरा तो सबसे बड़ा जो वो एक इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के फेलियर का जो आप उठा के किसी और पर डाल देते हैं। और भाई अदालत में आपने मुद्दई खड़ा करना है, आपने गवाह पैदा करने हैं, गवाहों से शहादत करवानी है, वो आपकी होती नहीं। बेल स्टेज पे आपने जोर दिया हुआ है, उसके बाद आपका ट्रायल पे कोई जोर ही नहीं है, ठीक है ना। आधा तो आपका प्रेशर वहीं रिलीज हो गया। यही लॉ आपको दो चीजें बताता है, कंप्लेंट क्या होगी और कंप्लेनेंट क्या होगा। सो ये लॉ ये सेक्शन 2 के अंदर ही बताता है कि कंप्लेंट ओरल या रिटन भी दी जा सकती है। और कंप्लेनेंट कौन होगा? वो विक्टिम, ए ग्रीव पर्सन और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम और एग्रीव्ड। मतलब उसके आपका एग्रीव होना भी जरूरी नहीं, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं आप। फर्ज करें ना एक बंदा मर गया बाद में सब्सिक्वेंटली, तो उसके लीगल हेयर्स ही उसके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। सो इस लॉ को वो इसको भी केटर करता है कि कंप्लेंट, लेकिन उसके लिए जरूरी है, और ये मैं इस वीडियो के अंदर हर फौजदारी वकील को ये जरूर बताना चाहता हूं कि प्लीज अगर आपके केसेस के अंदर इट्स अ केस ऑफ टॉर्चर, इट्स अ केस ऑफ कस्टोडियल डेथ, इट्स केस ऑफ कस्टोडियल रेप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रॉपर फोरम के ऊपर, एंड प्रॉपर फोरम इज FIA, नॉट द पुलिस। इस्तगासा इज नॉट द अप्रोप्रिएट फोरम। FIA के पास आप कंप्लेंट फाइल करें। ये लॉ के अंदर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, द FIA इज गोइंग टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन। सर, एक बंदा जो ऑलरेडी पुलिस का सताया हो तो दोबारा किसी दूसरी एजेंसी के पास जाके क्या करेगा? अब जिसको इतनी मार पड़ी हो पुलिस से, टॉर्चर से वो गुजरे हो, या कस्टोडियल डेथ का केस हो, डोंट यू थिंक कि उसके लीगल एयर्स या वो बंदा खुद अगर जिंदा बच जाए तो ऑलरेडी डरेगा कि यार मैं इनसे दोबारा पंगा क्यों लूं? मेरे वालिद साहब कहा करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक की रहमत करे, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि मैं अक्सर उन्हें कोट कर रहा होता हूँ,
बात कर रहा हूँ, तो मुझसे पूछे वकील कौन होते हैं, क्या होते हैं? मैं कहा जो मुकदमा लड़े। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बात की, वो कहा करते थे, यू आर देयर टू डू वॉट द क्लाइंट्स एंड द पार्टीज कांट डू फॉर देमसेल्व्स। सो ये तो आप लॉयर्स का काम है ना। अगर एक मुद्दई खड़ा ही नहीं हो रहा, गवाह खड़ा ही नहीं हो रहा, तो आपने घरों में जाकर उनके तरले तो नहीं ना करना है। यू आर नॉट पेड फॉर दैट काइंड ऑफ अ जॉब, नीदर इट्स योर जॉब। आपका काम तो अदालत के अंदर रिप्रेजेंटेशन करना है। बट आप क्लाइंट को ये तो बता सकते हैं ना कि भाई साहब अगर आपके साथ कोई ज्यादती की गई है, थाने के अंदर गैर कानूनी तरीके से आपको मारा गया है, तो आपके पास ये लॉ अवेलेबल है, चलें एफआईए के अंदर आप जाके जो है वो कंप्लेंट लॉन्च करें और जिसकी इंक्वायरी होगी। यहां पे एक और चीज भी बताता है सुनो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस लॉ के थ्रू पुलिस की टीथिंग पावर्स ले ली गई हैं, तो ये मत समझिएगा कि मलिशियस कंप्लेंट के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, उसको भी ये लॉ डील करता है। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह उठा के हर दूसरे मुकदमे के अंदर पुलिस वालों के खिलाफ दरखास्त दे दें और जिसके अंदर कोई मटीरियल ही ना हो, जिसके अंदर कोई एविडेंस ही ना हो, और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रेशराइज करने के लिए तो आप फाइल कर दें एफआईए के पास, वो अपनी डिटेल इंक्वायरी करेंगे, उनके अपने रूल्स हैं। लेकिन अगर वहां वो साबित हो गया कि आपने मलिशियस कंप्लेंट फाइल किया है, तो दिस लॉ ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट यू विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। सो मतलब अगर आप सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए नो काम नो करने के नो, लिए करते हैं तो आप पे भी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा सर, अभी लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ सेकंड कि इसमें कोई मुद्दई खड़ा नहीं होता, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमारी वीडियोस के तवस्सुल से तो बहुत लोगों को पता चलेगा, एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि उसमें से बहुत सारे लोग निकलेंगे इस बात को एड्रेस करने के लिए। बट अभी टू टिल दिस डेट अगर हम देखते हैं कि कोई उसमें मुद्दई नहीं आता, तो डोंट यू बिलीव कि स्टेट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? आम फौजदारी वकालत में तो स्टेट फौरन मुद्दई बन जाती है अगर कोई मुद्दई ना हो, तो क्या इस लॉ के तहत कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई मुद्दई नहीं आ रहा तो फिर कोई स्टेक होल्डर, कोई सीनियर स्टेक होल्डर इसमें कोई पार्ट अपना रोल प्ले करे? अच्छा विशाल, ये सिनेरियो उस वक्त वायबल हो सकता है जब कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस करे और उसका सीनियर ऑफिशियल उसकी कॉग्निजेंस ले ले, तो उस सिनेरियो के अंदर तो ये हो सकता है। बट अदरवाइज अगर लॉ को देखा जाए तो वहां पे कंप्लेंट और कंप्लेनेंट डिफाइंड है। लेकिन सर डोंट यू बिलीव कि इसमें बहुत बड़ा एक डायलेमा स्टेट के ऊपर पड़ता है कि जिस तरह हम देखते हैं डेली कुछ ना कुछ स्टेट के अफेयर्स चल रहे हैं और इस हद तक चल रहे हैं कि पूरा टाइम पे वही हाईलाइट रहता है, कोई लीडर आ रहे हैं, कोई जेल जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मे बी उन लीडर्स के लिए भी बड़ी ज़रूरी हुई लोग, हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं मिलती, और उसके बाद फिर अदालतें भी कहती हैं जी इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। यस, तो क्या तरीकेकार होना चाहिए? यू हैव सीन सो मेनी लेजिस्लेशंस एंड यू हैव प्रैक्टिस सो मच लॉ इन दिस एरिया, तो क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि सिर्फ कानून बना के छोड़ देंगे? मैंने ना जब ये रिसर्च की ना इस लॉ को, तो मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जूरिस्प्रूडेंस को एवेल्युएट किया कि व्हाट दे से, और वो सारा वो एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ इंडियन केसेस है, वो मैं हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारों के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनका केस था डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और अगर मैं ये कहूँ, मैंने उस जजमेंट को पूरा पढ़ा है, और अगर मैं ये कहूँ कि उस जजमेंट के अंदर जो कुछ कहा गया है, वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलरेडी 1966 के अंदर, जो भी मैंने आपको केस बताया था मिरांडा वर्सेस एरिज़ोना के अंदर, ऑलरेडी होल्ड कर चुकी हुई है। और इसी तरह पाकिस्तान के लॉ की जब लेजिस्लेशन की केस लॉज की, तो बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वेरी फेमस केस, उसके अंदर तो बहुत कैटेगोरिकली उन सिनेरियोज को, मैल प्रैक्टिसेस को डील किया गया, बताया गया कि पुलिस के पार्ट में क्या 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 होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैड द लॉ बैक देन एट दैट टाइम। बट आफ्टर दिस लॉ इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब हर फौजदारी वकील ने इस लॉ को यूटिलाइज करना है और अदालतें फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगी। तो देन वी विल सी हाउ इट प्रोसीड्स फर्दर। एंड आई एम श्योर कि जिस केस में आप ऑलरेडी यू हैव असिस्टेड द ऑनरेबल कोर्ट, उसकी जजमेंट के बाद Oh yes, oh yes. We have to be. It is yet to be seen because the matter is sub judice. We shouldn't be commenting on it. So once the judgment is out, then we will, discuss the details how the Honorable Lahore High Court had perceived this law and made the interpretation of the provisions. And I believe it also depends on the courage of the justice that who takes. Oh yes, judges are courageous, yaar. Judges are courageous. The kind of things they face, you don't know. We just know what is happening in the court, and we are
on the other side of the table. On this side of the table, there are so many things. I've seen my father going through a lot, and so judges are courageous, undoubtedly. So I'm sure कि अभी हमें इस वीडियो का इख्तिताम नहीं करना चाहिए. Oh yes, yes. इतना आपने इस लॉ के बारे में बताया and the interest. विशाल, यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था, letting other lawyers know about the existence of law. आपके आजकल के सिनेरियोस के अंदर this law is very relevant. It's like the guardian angel. Oh yes, yes. So I'm sure कि हम इसका एक second part Oh yes, continue करेंगे after the judgment is out. Yes. और फिर इसको फिर further लेकर चलेंगे किस तरीके से उसकी implementation होगी and what's the interpretation of the Honorable High Court as yes. well. Now they are aware कि Yes. अगर कोई आपको पुलिस वाला रोकता है या कोई आप किसी भी मुकदमे में नामजद होते हैं या आपको किसी भी तरीके से कस्टडी में आते हैं, so you should know your rights. You should know your rights. आपके rights हैं. Nobody is allowed to humiliate you. Human dignity is inviolable, come what may, at any circumstances. Not at all. Be that may it's a public official or a private person, you cannot violate our human dignity. हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है, एंड इसीलिए इस लॉ को बताने का मकसद यही था that people should know about it and they should practice this law now. Thank you. Thank you. आई एम श्योर कि इस वीडियो से हमारे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, वेदर दे आर लॉयर्स और द जनरल पब्लिक. इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड नहीं करेंगे. वी विल हैव अ फॉलो अप वीडियो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ जजमेंट बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज़.